सो आज हम लोग करेंगे एक तो इंटरेस्टिंग चैप्टर, कौन सा बोलो तो? आईएनए आईएनए एंड फॉरवर्ड ब्लॉक। एंड फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, कहता बहुत जन को इस चीज में कंफ्यूजन है कि आईएनए और फॉरवर्ड ब्लॉक दो अलग अलग चीज क्यों है और उसके अंदर में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक आप लोग समझ लो एक पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, क्या है? पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी। इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए वो एक मिलिट्री आउटफिट है। क्या समझे आपको? एक जो है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है और दूसरा जो है वो मिलिट्री है। ठीक है, दैट इज अ आर्म्ड फोर्स। समझ में आ रहा है? कॉमन क्या है दोनों के अंदर में? कॉमन दोनों के अंदर ये है कि दोनों के जो हेड है वो सुभाष चंद्र बोस है। समझ में आ रही है बात? थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है यस सर। कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक हमारा क्या नाम है मिलिट्री है। क्यों ऐसा, क्यों मिलिट्री क्यों है वो, ये हम लोग को सोचना पड़ेगा, है ना? तो इसका मतलब समझो 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस नॉट आर्मी, इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक इलेक्शन होता है जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुनना होता है। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस अपना प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस को चुनती है। ठीक है, पर गांधी जी को थोड़ा सा प्रॉब्लम था सुभाष चंद्र बोस से। क्यों प्रॉब्लम था? क्योंकि दोनों के आइडियोलॉजी नहीं मिलती, दोनों की सोच नहीं मिलती। ठीक है, गांधी जी जो थे वो थोड़े से पीस लविंग थे। ठीक है, थोड़ा शांत अप्रोच था। जो सुभाष चंद्र बोस थे थोड़े एग्रेसिव थे। ठीक है, उनका अप्रोच थोड़ा एग्रेसिव था। नाउ गांधी जी को अग्रेसिव अप्रोच पसंद नहीं था। इसके ऊपर अपन ऐसे जज नहीं कर सकते कि कौन राइट है अहिंसा। कौन रॉन्ग है। ठीक है, अपन इसको जज हाँ। नहीं करेंगे। दोनों का अपना अपना अप्रोच है, लेकिन दोनों का विजन सेम है। विजन क्या है कि इंडिया को आजादी दिलाना है, दोनों का सेम है। ठीक है, विजन क्या है? इंडिया के लिए काम करना है, दोनों का सेम है। लेकिन गांधी जी वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद द प्रेसिडेंटशिप ऑफ नेताजी। ओके, नाउ नेताजी ऑल्सो रिस्पेक्ट करते हैं गांधी जी को, गांधी जी वॉज अ वेरी रिस्पेक्टेबल फिगर। तो नेताजी ने वो इलेक्शन से रिजाइन कर दिया। वो चुन गए थे, उनको प्रेसिडेंट चुन लिया गया था, पर उन्होंने रिजाइन कर दिया। ठीक है, और उन्होंने बोला कि मैं अपनी खुद की पार्टी बनाऊंगा। ठीक है, तो उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, तो उन्होंने अपनी कौन सी पार्टी बनाई? फॉरवर्ड ब्लॉक, विच इज अ पॉलिटिकल पार्टी। समझ में आ गया आपको? हेड कौन है इसका? सुभाष चंद्र बोस। काम क्या है? सुभाष। इंडिया को आजादी दिलाना। ठीक है, इंडिया को रेवोल्यूनाइज करना। ठीक है, उनका पॉलिटिकल पार्टी का काम करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, लेकिन आर्मी का काम करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, इसी बीच क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया। 1939 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया। ठीक है, नाउ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया के बहुत, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे सोल्जर्स को ले गए और हमारे सोल्जर्स से वॉर लड़ रहे थे। ठीक है, माने इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिश के लिए फाइट कर रहे हैं। सोचो कितना बड़ा आयरनी है। माने हमको जिसने गुलाम बनाया हम उसी को जिता रहे हैं है कि नहीं? लेकिन ऐसा ही था। ठीक है, तो इंडियन सोल्जर्स लोग ब्रिटिश के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, उसमें क्या नाम है, एक जगह इंडियन सोल्जर्स हार गए। ठीक है, और इंडियन का जो सोल्जर्स है उनको पीओडब्ल्यू बना लिया गया। पीओडब्ल्यू का फुल फॉर्म जानते हो क्या होता है? पीओडब्ल्यू का मतलब होता है प्रिजनर्स ऑफ वॉर। ठीक है, जब दो कंट्री में बैटल होती है और एक कंट्री हारती है तो दूसरी कंट्री उसके सोल्जर्स लोग को पीओडब्ल्यू बना लेती है, प्रिजनर्स ऑफ वॉर। ठीक है, जब तक खुन्नस होता है उन लोग को मारते भी है वो लोग, लेकिन फिर बाद में जब पीस हो जाती है तो उनको छोड़ दिया जाता है। माने वॉर बने छोड़ भी देते हैं, बहुतों को मार भी देते हैं गुस्सा से, लेकिन फिर छोड़ देते हैं। ऑब्वियसली वॉर में ना, अगर किसी ने तुम्हारे दोस्त को मारा है तो तुम उसको थोड़ा ना छोड़ेगा, तुम भी उसी को मार ही देगा, है ना? लेकिन फिर भी अगर कोई बच जाता है तो उसको पीओडब्ल्यू बनाया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स पीओडब्ल्यू बन गए थे। ठीक है, इनको पीओडब्ल्यू किसने बनाया था? एक्सेस पार्टी ने, माने जापान ने और जर्मनी ने। ठीक है, जापान जर्मनी एंटी वो थे, है ना? जापान जर्मनी और इटली एक टीम में थे, तो ये लोग एंटी ब्रिटिश थे। ठीक है, और इंडियन सोल्जर्स जो है वो ब्रिटिश के लिए लड़ रहे थे। तो जापान और जर्मन की जो सोल्जर्स थे उन्होंने इंडियन सोल्जर्स को पीओडब्ल्यू बना लिया था। समझ में आ गई बात को? माने बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स जापान से हार गए थे, जर्मनी से हार गए थे, तो उन्होंने उसको पीओडब्ल्यू बना लिया। ना यहां पर क्या हुआ कि उन पीओडब्ल्यू में एक तो आर्मी मैन थे जिनका नाम था मोहन सिंह। ठीक है, तो मोहन सिंह बोले कि ये जो पीओडब्ल्यू है ये तो इंडियंस है। ठीक है, और इंडियन सोल्जर्स जो है, इंडिया के जो लोग हैं वो इंडिया के लिए लड़ेंगे कि ब्रिटिश के लिए लड़ेंगे? इंडिया के लिए लड़ेंगे, है ना? तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया
उन्होंने बोला जापानीज को कि आपने जो हमारे सोल्जर्स को पकड़ा हुआ है, हम आपके लिए ही लड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम दोनों का कॉमन एनिमी कौन है? ब्रिटिशर्स है, ठीक है। हम भी ब्रिटिश के एनिमी है, आप भी ब्रिटिश के एनिमी है, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि हम एक तो ऐसी आर्मी बनाए जो कि पीओडब्ल्यू वालों की आर्मी है, फौजी लोग की आर्मी है, जो कि अब ब्रिटिश के अगेंस्ट में लड़ेंगे, ठीक है। ये आइडिया सुभाष चंद्र बोस को बहुत अच्छा लगा, तो वो तुरंत क्या नाम है भागकर, जर्मन चले गए थे, इंडिया से भाग गए थे वो, वापस भागकर आए, ठीक है। वो हिटलर से मिले, जापानीज आर्मी से मिले, और इन्होंने ये जो पीओडब्ल्यू है इनको लेकर एक फौज खड़ी कर दी, और उस फौज का नाम था इंडियन नेशनल आर्मी। समझ में आ गई बात को? नाउ हाँ बोलो विराज, यू हैव अ क्वेश्चन? नो सर, वो अच्छा ठीक है, इससे नहीं बोलो बोलो। आर्मी बना दी इसके बाद। हाँ पहले वो एक पॉलिटिकल पार्टी थी। करेक्ट, पहले पॉलिटिकल पार्टी थी। पॉलिटिकल पार्टी के हथियार नहीं होते ना, पॉलिटिकल पार्टी के प्रोपोगेंडाज होते हैं ना, उनके पास पेटिशंस होती है, प्ले होती है, प्रेयर होते हैं। वो लोग क्या कर सकते हैं? वो लोग स्ट्राइक कर सकते हैं, है ना। वो लोग क्या नाम है धरना दे सकते हैं, है ना, चोल बेना इनकलाब जिंदाबाद कर सकते हैं। वो लोग गोली नहीं चला सकते ना। आज तुम देखो सीपीआईएम बीजेपी का हम लोग के कलकत्ता में कितना रैली निकलता है, तो क्या वो लोग बंदूक लेके निकलते हैं? नहीं। वो लोग क्या करते हैं? वो लोग क्या करेंगे? चक्का जाम कर देंगे, रास्ता जाम कर देंगे, रास्ते पे बैठ जाएंगे, है ना, थाना घेर लेंगे, मंत्री लोग को घेर लेंगे। पर क्या वो लोग आर्म्स लेंगे? आर्म्स कभी नहीं लेते वो लोग अपने हाथ में, नॉट अलाउड। लेकिन आर्मी आर्म्स ले सकती है ना। आर्मी जाएगी तो वो ब्रिटिश लोग को पेटिशन प्रेयर नहीं करेगी, गोली मारेगी सीधा, है कि नहीं? सो ये ना दो अलग अलग चीज है। फॉरवर्ड ब्लॉक एक पॉलिटिकल पार्टी है, और इंडियन नेशनल आर्मी एक मिलिट्री विंग है। समझ में आ रही बात को? फॉरवर्ड ब्लॉक का काम है हाथ जोड़ना और निवेदन करना, इंडियन नेशनल आर्मी का काम है हाथ तोड़ देना, गोली मार देना, ठीक है। तो दोनों का अप्रोच ही अलग है, लेकिन दोनों की ऑब्जेक्टिव सेम है। ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडिया को आजादी दिलाना, ठीक है। मैं जब भी बच्चे लोग को पढ़ाता हूं ना ये सुभाष चंद्र बोस वाला चैप्टर, उनको बड़ा कंफ्यूजन होता है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि बच्चों को पता ही नहीं होता कि फॉरवर्ड ब्लॉक और इंडियन नेशनल आर्मी में दो अलग अलग चीजें क्या है। मेरे ख्याल से तुम लोगों को क्लैरिटी हो गया होगा दोनों में क्या फर्क है। इसी के लिए इस चैप्टर के स्टार्टिंग में जो नोट्स है उसमें मैंने सबसे पहले इसी चीज को अलग कर दिया, ठीक है। तो आईएनए वाज अ मिलिट्री एफर्ट, ठीक है, ओवरथ्रोइंग ब्रिटिश रूल। फॉरवर्ड ब्लॉक वाज अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। समझ में आ गई बात को? ठीक है। इसको अगर समझ में नहीं आ रहा तो और क्लियरिटी करने के लिए हम लोग यहां पर और क्लियर कर लेते हैं। नेचर, ठीक है, इसका नेचर क्या है? ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। इसका नेचर क्या है? पॉलिटिकल पार्टी एंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। समझ में आ गया बात को? और डिफरेंस क्या है? शुरू में इंडियन नेशनल आर्मी आइडिया किसका था? मोहन सिंह जी का आइडिया था। इन्होंने सब कुछ किया, इन्होंने सब कुछ ऑर्गेनाइज किया, और बाद में मोहन सिंह के पास इतना कैरेक्टर नहीं था कि वो इस आर्मी को आगे लेकर जा सकते। तो उन्होंने बोला सुभाष चंद्र बोस को कि सब तैयारी कर दी है, अब आप इसको टेक ओवर कर लो। तो बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इसको टेक ओवर किया, जबकि फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने ही बनाया था। समझ में आ गया बात? तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? इनका ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया का इंडिपेंडेंस तो चाहिए, लेकिन गोली मार के लेंगे, लड़ के लेंगे, ब्रिटिश पे अटैक कर देंगे, ठीक है, हम लोग हमला करेंगे ब्रिटिश के ऊपर। और जो पॉलिटिकल पार्टी है वो हमला तो नहीं कर सकती। उनका रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स था, माने धरना देना, पेटिशन लगाना, ये सब उनका था, ठीक है। तो ये लोग लेफ्ट विंग फोर्सेस थी, माने जो इक्वालिटी की बात करती थी। मेथोडोलॉजी, इसका मेथड तुमको पता ही, आर्मी आर्मी के लिए लड़ेगी, आर्मी हाथ जोड़ेगी किसी के अगर तुमने बोला कि बांग्लादेश उछल कूद कर रहा है, ठीक है, तो नरेंद्र मोदी क्या करेगा? नरेंद्र बोलेगा मत करो यार, अच्छी बात नहीं है, ये सब नहीं है, सबको भाई भाई बन के रहना चाहिए, भाईचारा बन के रहना चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यही बोलेगी नहीं लड़ना नहीं चाहिए, आपको थोड़ा कंसिडरेट होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन अगर बात हद से ज्यादा बिगड़ गई और नरेंद्र मोदी ने आर्मी को बोला जाओ अब थोड़ा सा जाके तुम लोग थोड़ा शांति दिलाओ, तो तुमको लगता है आर्मी हाथ जोड़ेगी? है? आर्मी घुसेगी, तोड़ फाड़ बूम बाम, ठीक है, कहानी खत्म है। मेरे 2 घंटा के अंदर सरेंडर है सामने वाला, है कि नहीं? तो आर्मी का काम करने का तरीका अलग है। तो आर्मी यहाँ पर कैंपेन करेगी, बैटल करेगी, ठीक है। और इसको सपोर्ट किसका मिल रहा है? जापान का मिल रहा है, जर्मनी का मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये लोग वर्ल्ड वॉर 2 में एंटी ब्रिटिश थे, और हम लोग भी एंटी ब्रिटिश थे। तो हम लोग की टीम स्ट्रांग हो गई अभी, जापान, जर्मनी, इंडिया, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी? स्ट्राइक करेगी, प्रोटेस्ट करेगी, आइडियोलॉजिकल रिफॉर्म्स करेगी, और क्या धरना देगा। जो जैसे गांधी जी क्या करते थे? गांधी जी अनशन पे बैठ जाते थे, सत्याग्रह करते थे ना, खाना छोड़ देते थे, पीना छोड़ देते थे। यही कर सकते हैं। गांधी जी थोड़ी ना हथियार लेके जाएंगे ब्रिटिश को मारने के लिए, क्योंकि वो आर्मी वाला सोच ही नहीं है उनका। समझ में आ गई बात को?
इसके अंदर पार्टिसिपेंट्स कौन थे? इंडियन नेशनल आर्मी के मेंबर कौन थे? मोस्टली सोल्जर्स एंड प्रिजनर्स ऑफ वॉर फ्रॉम ब्रिटिश फोर्स। यहां पर वो इंडियन सोल्जर हैं जिनको जापान ने हरा के पीओडब्ल्यू बना लिया था। अब तुम लोगों को पीओडब्ल्यू का मतलब मालूम है क्या हो गया? पीओडब्ल्यू मतलब प्रिजनर्स ऑफ वॉर। प्रिजनर्स ऑफ वॉर। तुमको मालूम है जब बांग्लादेश बना था तो करीब 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने हम लोग के सामने सरेंडर किया था। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है गिनीज बुक पे कि किसी भी कंट्री के इतने सारे सोल्जर्स ने एक संग हार मान ली। सोचो, मैंने 93,000 में तो आदमी को लड़ना चाहिए। ये लोग डरपोक लोग 93 का 93,000 एक संग हार मान के इंडिया के सामने सरेंडर कर दिया। इंडिया ने क्या किया इन लोगों को? इंडिया ने इन लोगों को पीओडब्ल्यू बना दिया, प्रिजनर्स ऑफ वॉर। ठीक है, इसके बाद हम लोग इनको खिला पिला के छोड़ भी दिए, इनको रखा नहीं हम लोग ने। हम लोगों ने इनको बोल दिया, छोड़ दिया हम लोगों ने सब, मैंने हम लोगों ने अपने जेल में नहीं रखा। जब जब लड़ाई खत्म हो गई, बांग्लादेश बन गया, एवरीथिंग वाज सॉल्व, हमने इनको वापस पाकिस्तान भेज दिया। समझ में आ गया आपको? तो वैसे ही वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर जिनको जापानीज लोग ने पकड़ लिया था, जर्मन्स ने पकड़ लिया था, जो ब्रिटिश के लिए लड़ रहे थे इंडियंस ही, और ब्रिटिश की तरफ से लड़ रहे थे, वो लोग ने एक नई आर्मी बना ली। अब वो इंडिया के लिए लड़ेंगे अगेंस्ट ब्रिटिश। ठीक है, उनका रोल चेंज हो गया। समझ में आ गया आपको? पॉलिटिकल पार्टी में कौन था? पॉलिटिकल पार्टी में पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, है ना। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस ने एक बड़ा काम क्या किया, उन्होंने वो ना बोलते ना ग्रास रूट नेता थे। ग्रास रूट मतलब जमीन के नेता थे, जमीन से जुड़े हुए। तो उनकी टीम में कौन था? उनकी टीम में वर्कर थे, सारे किसान थे, ठीक है, कारपेंटर, ये लोग जो काम करने वाले लोग थे ये थे। यूथ ऑफ इंडिया था, इंडिया का जवान बच्चा उनके संग मिल गया था। ठीक है, क्योंकि फॉरवर्ड ब्लॉक तो आर्मी नहीं है, तो उनके पास आर्मी नहीं है। ये लोग क्या कर रहे थे, जो ग्रास रूट लेवल पे लोग हैं उन सबको अपनी टीम का मेंबर बना रहे थे। और ये लोग मास धरना, मास प्रोटेस्ट ना, पूरा रास्ता जाम, चक्का जाम, ये सब करने में ये लोग लगे हुए थे। ठीक है, ओके। नाउ सुभाष चंद्र बोस ने एक तो स्लोगन दिया, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। ये उनके इंडियन नेशनल आर्मी का स्लोगन है। जबकि फॉरवर्ड ब्लॉक का जो स्लोगन था वो एक्चुअली था जय हिंद। ठीक है, जय हिंद। और एक बहुत ही फेमस है, दिल्ली चलो। ठीक है, तुम सुना होगा, ममता बनर्जी इसका बहुत यूज करती है, धर्मतल्ला चलो। जो लोग कलकत्ता में रहते हैं तुम लोग को पता होगा, धर्मतल्ला तो एरिया हम लोग का फेमस ना, वहां पे बहुत पॉलिटिकल रैलीज होता है। तो तुम देखिएगा जब भी ममता बनर्जी को कोई एजिटेशन करना होता है वो बोलती है धर्मतल्ला चलो, धर्मतल्ला चलो। और जनता होता है ना, 17 जुलाई या कौन सा जुलाई को इन लोग का एक डे है जब ये लोग पूरा मार्टियर्स डे बनाता है, तो पूरा ये लोग आ जाता है, पूरा धर्मतल्ला ब्लॉक कर देता है ना। तो वो जो धर्मतल्ला चलो जो स्लोगन है वो एक्चुअली सुभाष चंद्र बोस का स्लोगन है, दिल्ली चलो। माने हम लोग को जाना है दिल्ली, क्योंकि दिल्ली ही हमारा कंट्रोल था, कैपिटल था। तो हमको दिल्ली का जो सर बाबू है यानी कि ब्रिटिशर, उसको हटा के फेंक देना है। ठीक है, आज भी हमारे प्रधानमंत्री कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं ना। तो अगर इंडिया को हराना है तो सबसे पहले आपको दिल्ली पे ही अटैक करना पड़ेगा, करेक्ट। इसी के लिए नारा बना दिल्ली चलो। ठीक है, तो इंडियन नेशनल आर्मी का नारा था गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। इनका नारा था दिल्ली चलो और जय हिंद। ठीक है, लीडरशिप ऑब्वियसली सुभाष चंद्र बोस सुप्रीम कमांडर बन गए, प्रेसिडेंट वाले बन गए। जैसे जो प्रेसिडेंट होता है वो हम लोग की आर्मी का सुप्रीम कमांडर होता है, वैसे सुभाष चंद्र बोस आईएनए के सुप्रीम कमांडर थे। और ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टी के भी वो लीडर ही थे, फाउंडर भी थे उसके। ठीक है, ये आईएनए ने क्या किया तुमको पता है? आईएनए ने छोटे छोटे बैटल्स लड़े ब्रिटिश के अगेंस्ट में, जैसे इम्फाल में, कोहिमा में। हम लोग इनिशियली जीते भी, लेकिन बाद में तुमको पता है 1945 में वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो गया। तो जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो गया 1945 में, जापान हार गया, जर्मनी हार गया। तो जो लोग हम लोग को सपोर्ट कर रहे थे पीछे से, मैंने इंडियन नेशनल आर्मी को कौन सपोर्ट कर रहा था? जापान सपोर्ट कर रहा था, जर्मनी सपोर्ट कर रहा था। तो हमारे जो सपोर्टर थे वही हार गए, है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने गोली मार ली अपने आप को, जापान के ऊपर हिरोशिमा नागासाकी में अटैक हो गया, तो खत्म हो गया। उससे पहले मुसोलिनी को तो उसी के लोगों ने उल्टा लटका दिया, है कि नहीं। तो हमारे जो सपोर्ट की पार्टी थी पूरी पार्टी टूट गई। जब पार्टी टूट गई तो इंडियन नेशनल आर्मी हार गई एक तरह से। ठीक है, तो इंडियन नेशनल आर्मी हार गई, इसका मतलब सुभाष चंद्र बोस भी हार गए। ठीक है, और तुमको मैंने पता होगा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो लोग ने बोला कि हमको सुभाष चंद्र बोस चाहिए, है ना। ऑब्वियसली ना, क्योंकि वो तो एक तरह से अगर तुम ब्रिटिश की निगाह में देखेगा तो सुभाष चंद्र बोस तो टेररिस्ट थे, क्योंकि उन्होंने अपनी आर्मी बनाई थी और ब्रिटिश के अगेंस्ट में लड़ रहे थे, तो उनके हिसाब से तो वो टेररिस्ट ही है ना। और उन्होंने क्या नाम है, जब वॉर किया, जब इंफाल और कोहिमा का वॉर किया, तो उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश सोल्जर्स को भी मारा, गोली से मारा उनको, जान से मारा उनको। तो वो तो क्रिमिनल हो गए ना, अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश ही इज अ क्रिमिनल। ठीक है, तो जब ये लोग हार गए और इंडियन नेशनल आर्मी हार गई, तो ब्रिटिश को चाहिए था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है,
तो एक तो बहुत बड़ा अभी भी चल रहा है थ्योरी की क्या सुभाष चंद्र बोस जिंदा है कि मर गए, क्या वो भाग गए, क्या उनका प्लेन क्रैश हुआ नहीं हुआ, है ना। इसके ऊपर बहुत सारा स्टोरी चलता रहता है। तो इसके ऊपर फूड फॉर थॉट है कि क्या इंडियंस ने जानबूझ के सुभाष चंद्र बोस को भगा दिया, क्योंकि इंडियंस जानते थे कि अगर सुभाष चंद्र बोस सामने रहेगा तो ब्रिटिश को देना पड़ेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द हम लोग को फ्रीडम मिला, उसमें एक एग्रीमेंट भी, एक तो एग्रीमेंट भी है, क्लॉज भी है जो कि क्लासिफाइड है कि हमको सुभाष चंद्र बोस चाहिए, और इंडिया सुभाष चंद्र बोस को देने वाला नहीं था, है ना, क्योंकि वो इंडिया का बेइज्जती हो जाता, नेशनल हीरो है भाई, कैसे दे देंगे किसी को, है कि नहीं। तो यहाँ पर एक तो थ्योरी चला सुभाष चंद्र बोस गए कहाँ किसी को नहीं पता, बहुत जन बोलते हैं प्लेन क्रैश में मर गए, यही स्टोरी हम लोग सामने लाते हैं कि वो प्लेन क्रैश हुआ, तुम लोग को भी एग्जाम में ये लिखना है ही डाइड इन अ प्लेन क्रैश, ठीक है, क्योंकि यही हम लोग के थ्योरी में है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारा अलग थ्योरी है, ये एक अलग ही गेम है कि सुभाष चंद्र बोस कौन थे। एक बाबा है जिनका नाम है गुमनामी बाबा, बोला जाता है गुमनामी बाबा थे सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस को देखा गया है, मिला गया है, बहुत सारा इंटरेस्टिंग चीज है, अगर तुम लोग पता करेगा तो मजा आएगा, ठीक है। तो अब तुम लोग के बारे में मेरे ख्याल से मोटा मोटी क्लियर हो गया आईएनए और फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में। हाँ, तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चन ले लेते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में, एक क्वेश्चन कृषभ पड़ेगा, एक क्वेश्चन विराज, और हम लोग अपना क्लैरिटी करेंगे, ठीक है। सर वो आपका प्रेजेंटेशन है उसी पेज पे स्टक हो गया, वही मैं दिखा रहा अच्छा, तो बता देना जब भी स्टक हो जाएगा तो मेरे को बता देना, ठीक है। एक्चुअली ये सारा था। नोट्स हम लोग के बैक बेंचर्स एकेडमी ऐप में है, मैं तुम लोग को ऐप से पढ़ा रहा हूँ, सारे नोट्स तो नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि नीचे भी बहुत सारे टेस्ट पेपर्स हैं, लेकिन तुम लोग के सुविधा के लिए थोड़ा सा ऐप से अगर आप लोग ये नोट्स ले लेंगे अभी बैक बेंचर एकेडमी ऐप से, तो आप लोग को बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। चलो कृषभ तुम रीड करो, व्हाट इज फॉरवर्ड ब्लॉक। The अच्छा पहले forward कृषभ block पढ़ने से was a पहले कृषभ पढ़ने से पहले बता फॉरवर्ड ब्लॉक क्या है, मैंने तेरे को इतना पढ़ा है, अब तो समझ में आ गया क्या फॉरवर्ड ब्लॉक बता। सर फॉरवर्ड ब्लॉक ये पॉलिटिकल पार्टी था जो सुभाष चंद्र बोस ने फॉर्म किया था, ये फ्रीडम के लिए। वेरी गुड आंसर यार, इसका मतलब जनरल नॉलेज तुम लोग को है। अब अगर तुमसे कोई पूछेगा तो तुमको पता है सुभाष चंद्र बोस कौन थे, उन्होंने क्या किया, ठीक है। और हम लोग बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलो कृष्णा फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फॉरवर्ड ब्लॉक, रीड। The Forward Bloc was a political party founded by Subhash Chandra Bose in 1939 after he resigned from the Indian National Congress. It aimed to consolidate the left-wing forces within India and secure independence from British rule through revolutionary means. हाँ, तो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी था, 1939 में कांग्रेस माने सुभाष चंद्र इलेक्शन जीत गए थे, पर गांधी जी नहीं चाहते थे, रिजर्वेशन था, तो देयर वाज अ प्रॉब्लम बिटवीन गांधी जी एंड सुभाष चंद्र बोस, तो उन्होंने गांधी जी का रिस्पेक्ट रखते हुए उन्होंने खुद ही रिजाइन कर दिया, पर उन्होंने अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बना ली फॉरवर्ड ब्लॉक। काम उसका यही था, इंडिया को आजादी दिलाना है, और उनके पास बहुत सारे रेवोल्यूशनरी आइडियाज थे, ठीक है। चलो विराज क्वेश्चन नंबर 2, वेन एंड व्हाई डिड सुभाष चंद्र बोस एस्टैब्लिश फॉरवर्ड ब्लॉक। Subhash Chandra Bose established the Forward Bloc on June 22, 1939 after his ideological difference with Mahatma Gandhi and the Congress leadership, particularly over the methods to achieve independence. मेन प्रॉब्लम क्या था, नेताजी का तरीका अलग था, नेताजी एग्रेसिव थे, ठीक है, और महात्मा गांधी थोड़ा पैसिव थे, ठीक है, मैंने एक एक्टिव था एक पैसिव था, ठीक है। तो दोनों का सोच नहीं मिल रहा था, आइडियोलॉजी का डिफरेंस था। गांधी जी बोले हम लोग, गांधी जी के हिसाब से हम लोग गोली वोली मार के नहीं जीत सकते आजादी, ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस के बिना बोले बिना गोली मारे हमको नहीं मिलेगी आजादी, ठीक है। तो दोनों का सोच ही थोड़ा सा डिफरेंस था, ठीक है। चलो यहाँ पर बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक ना। जब तुम लोग फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में बात करेगा तो हमेशा याद रखना पॉलिटिकल पार्टी है, उनके पास हथियार नहीं है, तो वो अपने ही स्टाइल से काम करेंगे ना, बिना हथियार के काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर विराज और कृषभ को आज मैं बोलूं तुम लोग तो पॉलिटिकल पार्टी बनाओ, तो तुम लोग हथियार नहीं खरीदोगे ना, तुम लोग वेपन्स नहीं खरीदोगे। तुम लोग को कोई स्कूल में मान लो कोई अगर स्कूल में चेंजेस लाना है, तो चेंजेस लाने के तुम लोग हथियार नहीं उठाएगा ना। मान लो तुम्हारे स्कूल में वाटर फिल्टर खराब हो गया, ठीक है, बट ठंडा पानी नहीं आता, कूलर नहीं है, अब तुम और विराज बोला कि नहीं हम लोग को कूलर चाहिए, तो तुम लोग क्या प्रिंसिपल ऑफिस में तलवार लेके चला जाएगा कि कूलर लगा, नहीं तो ऐसा तो नहीं करेगा ना, ऑब्वियसली, ठीक है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक इज नॉट अ मिलिट्री विंग, ठीक है, तो उनका काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। चलो रीड करो विराज, किसका है रीडिंग, ऋषभ। The objective of the Forward Bloc included achieving complete independence for India, organizing the workers, peasants, and youth into a united revolutionary force, advocating for socialist principles to address social and economic inequalities, preparing the mass for a militant struggle against British imperialism. तो सुभाष चंद्र बोस के पास क्या था, सुभाष चंद्र बोस वर्कर्स थे,
उनके पास लोअर जो लेवल के जो वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे, पी माने फार्मर, कारपेंटर, ये लोग थे, ठीक है, और यूथ था उनके पास में। उन्होंने बोला हम लोग तीनों मिलकर लड़ेंगे ब्रिटिश के खिलाफ में, ठीक है, और हम लोग के संग जो सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज होता है, हम लोग उसको क्या नाम है केटर करेंगे, उसके लिए लड़ेंगे, और हम लोग ब्रिटिश से आजादी लेंगे, ठीक है। और उनका एक और फंडा क्या था कि पूरी इंडिया में सबको जागरूक कर दो, ठीक है, मासेस को जागरूक कर, हर आदमी जब ब्रिटिश के अगेंस्ट में हो जाएगा तो ब्रिटिश को इंडिया छोड़कर भागना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विराज, व्हाट रोल डिड द फॉरवर्ड ब्लॉक प्ले इन फ्रीडम स्ट्रगल? It mobilized the masses for an armed revolution against British rule, spread nationalist propaganda and inspired resistance, organized protests and strikes against colonial policy. सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबका माइंडसेट चेंज किया। गांधी जी सबको बोल रहे थे कोई मुझे एक गाल पे थप्पड़ मारेगा तो मैं दूसरा गाल बढ़ा दूंगा, है ना। नेताजी बोल रहे थे कोई मेरे एक गाल पे थप्पड़ मारेगा तो मैं उसकी गर्दन उतार दूंगा, है ना, है ना, बोलता ना गलत किया महासेना, काटते हैं उसका गला कटा। तो वो बाहुबली टाइप आदमी है, ठीक है, वो कोई हाथ लगाएगा तो सीधा गला ही काट देंगे। तो सुभाष चंद्र बोस थोड़े एग्रेसिव टाइप आदमी है, महात्मा गांधी थोड़े से पैसिव है, ठीक है। तो उन्होंने पहले लोगों को तैयार किया कि अगर लड़ना होगा तो लड़ेंगे, एकदम डरेंगे नहीं, मारना होगा तो मारेंगे, ठीक है। सेकेंड, उसने पूरे देश के अंदर नेशनलिज्म भर दिया, ठीक है, उन्होंने इंस्पायर किया लोगों को लड़ना है भाई, हम लोग को जीतना, हमारा देश है, हमारे देश के ऊपर थोड़ी ना कोई आदमी हम लोग को वो कर सकेगा डोमिनेट, तो हमको लड़ना होगा, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट किया, स्ट्राइक किया कॉलोनियल पॉलिसीज के अगेंस्ट में, जो भी पॉलिसी उनको लगता था इंडिया के खिलाफ है, सब लोग खड़े हो जाते थे और ब्रिटिश के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते थे और स्ट्राइक करते थे, ठीक है। तो तुम लोगों को क्लियर समझ में आ गया फॉरवर्ड ब्लॉक का। अब हम लोग बात करते हैं इंडियन नेशनल आर्मी। चलो किसका रीडिंग है? What was the Indian National Army? The INA, also known as Azad Hind Force, was a military force formed by Indian nationalists during World War II with the aim of securing India's independence from British rule through armed struggle. हाँ, तो इंडियन नेशनल आर्मी बोली हम तो घुस के मारेंगे भाई साहब, अगर अंग्रेज हमारा भारत नहीं छोड़ेगा। अब तुम सोचो इंडिया की आर्मी इंडिया के बाहर है ना, वो इंडिया के अंदर घुस रही है और ब्रिटिशर को मार रही है। इनफैक्ट एक टाइम तो ऐसा हो गया था कि इंडियन और इंडियन आमने सामने थे, है ना, क्योंकि ब्रिटिश फोर्स में भी इंडियंस थे और ये जो लोग हैं ये लोग भी इंडियंस है। तो एक इंडियन दूसरे इंडियन से लड़ रहा है इंडिया को आजाद करने के लिए। क्या क्या सब जमाना था बताइए, है ना। कृषभ बोल रहा है विराज हट जा, मैं आईएनए में हूँ। विराज बोल रहा नहीं मैं ब्रिटिश इंडिया में हूँ। विराज, कृषभ तू बाहर चला जा। कृषभ बोल रहा है विराज तू अंदर आ जा। तो विराज बोल रहा मेरे को इंडिया चाहिए। कृषभ बोल रहा इंडिया नहीं दूंगा। ये क्या चल रहा है? और दोनों इंडियंस इंडियंस आपस में लड़ रहे हैं। सोचो क्या हाल कर दिया था ब्रिटिशर ने। दुनिया का सबसे फालतू लोग है ब्रिटिशर लोग। भाई भाई को लड़ा देता आपस में, आज तक लड़ रहे हैं हम लोग। चलो, हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल आर्मी एंड व्हेन वाज इट रीस्ट्रक्चर्ड अंडर सुभाष चंद्र बोस? पढ़ो विराज, किसका है रीडिंग? The INA was initially formed in 1942 by Mohan Singh, an Indian officer in the British Army, Indian Army, but it was restructured and वाइटलाइज्ड revitalized under Subhash Chandra Bose's leadership in 1943. अगर तुम लोग टैग लाइन देखेगा तो 1939 में क्या नाम है सुभाष चंद्र बोस बनाया फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, और 1939 में ही वर्ल्ड वॉर 2 चालू हो गया, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर चल रहा है, वर्ल्ड वॉर में इंडिया लड़ रही है, इंडिया लड़ रही है ब्रिटिश के लिए, ठीक है। फिर इंडियंस हार गए, जिनको जापानीज ने पीओडब्ल्यू बना लिया, अपना प्रिजनर और वॉर बना लिया। मोहन सिंह ने 1942 में बनाया आईएनए, ठीक है। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने कंट्रोल ले लिया। 1943 में इंडियन पीओडब्ल्यू जो है वो इंडिया के लिए लड़ना चालू किए इम्फाल में, ठीक है। लेकिन 1945 में तो वर्ल्ड वॉर 2 ही खत्म हो गया। माने जो हम लोग को हथियार दे रहे थे वो सब मर गए, है ना। जर्मनी मर गया, जर्मन हिटलर मर गया, हिरोशिमा नागासाकी हो गया, मुसोलिनी मर गया। तो हम लोग को पीछे से फंडिंग ही नहीं आ रहा है, समझ में आ रही बात को। तो 2 ही साल हम लोग पीछे सपोर्ट मिला, उसका सपोर्ट खत्म, तो क्या ही करेगा, ठीक है। लेकिन चलो, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईएनए? से मेन ऑब्जेक्टिव दोनों का वही है, इनका ऑब्जेक्टिव है इंडिया को आजाद कराना विद स्ट्रगल, आर्म स्ट्रगल के साथ में। उनका था इंडिया को आजादी दिलाना रेवोल्यूशन लाके, ठीक है। चलो पढ़ो, पढ़ो Sure, कृषभ, sir. किसका रीडिंग है, विराज का कि कृषभ का? Krishav, Krishav. Sir. To overthrow British rule in India through armed struggle,
to mobilize Indians living abroad to support the cause of independence, to march into India alongside Japanese force and एंड liberate लिबरेट India territory, to inspire Indians with British India to rise against कॉलोनियल रूल। समझ में आ गई बात को? rule. चलो, विच स्लोगन डिड सुभाष चंद्र बोस पॉपुलराइज थ्रू आईएनए? ये क्वेश्चन आता है। क्या स्लोगन दिया था विराज? गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, है ना? तुम मुझे आजादी दो, तुम मुझे खून दो और मैं तुमको आजादी दूंगा। उनका कहने का मतलब था कि अगर हमको आजादी चाहिए तो खून तो बहेगा, है ना? लड़ाई करनी पड़ेगी, खून बहेगा, लोग मरेंगे। अगर आजादी चाहिए तो कुर्बानी देनी होगी, ठीक है? और यहाँ पे मैंने ये भी लिख दिया है, जो हमारा वो था फॉरवर्ड ब्लॉक था, वो यूज करता था जय हिंद और दिल्ली चलो, ठीक है? समझ में आ गई बात को? चलो, अब क्वेश्चन ये है कि सुभाष चंद्र बोस ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया आईएनए के लिए? आईएनए और सुभाष चंद्र बोस का क्या कंट्रीब्यूशन था, ठीक है? चलो, एक एक करके सब लोग दोनों पॉइंट रीड करेंगे। एक विराज, एक कृषभ, एक विराज, एक कृषभ। विराज को पॉइंट नंबर 1। recognizing and expanding the INA into formidable fighting forces. ना वो जो थे मोहन जी जो थे हमारे, ठीक है, क्या नाम है वो, ठीक है, वो भी एक तो रिटायर्ड आदमी थे, पर क्या नाम है, उनको उनके अंदर ना वो करिश्मा नहीं था जो ऑब्वियसली सुभाष चंद्र बोस के अंदर में था, ठीक है? तो उन्होंने अच्छा आइडिया दिया और उनको पता था कि बिना सुभाष चंद्र बोस के ये जो आइडिया है ये फीजिबल नहीं होगा, ठीक है? तो जब सुभाष चंद्र बोस आए, उन्होंने क्या किया, उसको रीऑर्गेनाइज किया, ठीक है? उन्होंने एक्सपैंड किया और सुभाष चंद्र बोस ने ना लड़कियों को भी ऐड किया, मालूम है? एक हमारे अंदर लड़कियों ने भी फाइट किया आईएनए के अंडर में। हमारी एक फौज थी जिसका नाम था रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट, ठीक है? माने उसमें सारी औरतें थी, लड़कियां थी और उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, उन्होंने फाइट किया ब्रिटिश के अगेंस्ट में। तो ये सब इसी के लिए हुआ क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने उनको मोटिवेट किया। समझ में आई आपको? चलो, इसके बाद उन्होंने क्या किया पता है तुमको? हम लोग का नीचे तो आइलैंड है ना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, है ना? वो आइलैंड जो है वो पहले जापान के अंडर में था, जापान ने उसको कैप्चर कर दिया था उस आइलैंड। फिर उन्होंने, क्योंकि हम लोग का अलायंस था जापान के साथ, सुभाष चंद्र बोस का अलायंस था जापान के साथ, तो जापानीज लोग ने अंडमान और निकोबार आइलैंड हम लोग को दे दिया, ठीक है? और हम लोग ने, सुभाष चंद्र बोस ने वहां पर इंडिया का पहला ऑफिस बनाया, ठीक है? तो क्या नाम है उसको हम लोग ने अपना बने, वो इंडिया था, फ्री इंडिया था वो, ठीक है? और जापानीज लोग ने सुभाष चंद्र बोस की जो इंडिया थी उसको रिकॉग्नाइज भी किया, ठीक है? तो उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया बनाया, माने इन्होंने इंडिया का ऑलरेडी गवर्नमेंट सरकार बना ली है, खुद भी प्रेसिडेंट बन गए आजाद हिंद गवर्नमेंट का, ठीक है, 1943 में, ठीक है? चलो आगे, पॉइंट नंबर 3 कृषभ। Securing financial and military aid from Japan and other Axis powers. अब क्या हुआ, क्योंकि उनकी टीम में जापानीज लोग थे, उनकी टीम में जर्मन थे और जर्मन और जापानीज जमाने में बहुत एडवांस थे, तो इन लोग को एडवांस हथियार, एडवांस एयरक्राफ्ट फाइटर बहुत कुछ मिला जापान और जर्मनी के साथ, क्योंकि वो लोग ने उन लोग की टीम अप कर लिया, ठीक है? चलो, पॉइंट नंबर 4 विराज। Leading military campaigns in Southeast Asia, including the battles of Imphal and Kohima. तो 1943 के बाद हम लोग ने लड़ाई भी चालू कर दी, हम लोग ने क्या नाम है इम्फाल और कोहिमा को अपने अंडर में भी ले लिया, एक बार हम जीत भी गए, आईएनए को सक्सेस मिला, ब्रिटिश हार गया, ठीक है? लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये था कि 1945 में पूरा गेम चेंज हो गया। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 हार गए हम लोग, माने वर्ल्ड वॉर 2 हार गया, माने जर्मनी हार गया, जापान हार गया, माने हमारी टीम मेंबर हार गए। जब टीम मेंबर ही हार जाएंगे तो हमको जो सपोर्ट कर रहा था वही हार गए, तो हम कितने दिन टिकेंगे? तो हमको कौन सपोर्ट करेगा, है कि नहीं? उन्होंने एक और सिग्निफिकेंट काम क्या किया था, फॉर्मिंग रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट ऑल ओवर वुमेन कॉम्बैट फोर्स। चलो, मैं तुम लोग से एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, ठीक है? थोड़ा सा तुम लोग हिस्ट्री के बारे में जाने, क्या लगता है तुमको, सुभाष चंद्र बोस का पॉलिसी सही था कि महात्मा गांधी का पॉलिसी सही था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का। कृषभ? सर महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का, क्यों कृषभ? चलो, क्यों नहीं पूछूंगा मैं, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि तुम दोनों का एक थॉट प्रोसेस है, तुम लोग को भी ये चीज के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है? और स्टडी करना चाहिए और समझो, यूट्यूब का जमाना है, पता करो, अपना व्यू पॉइंट निकालो, क्या था, क्या सही, क्या गलत, ठीक है? और हम लोग कभी कभी फ्री होंगे तो इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि तुम लोग सोच रहे हो, ठीक है? देखो, दोनों ही महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस दोनों का ही टारगेट सेम था,
दोनों का ही जो मेन काम क्या था उनका, देश को आजाद कराना। ठीक है, मेथड अलग हो सकते हैं, आइडियोलॉजीज थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन जो मेन जो टारगेट था वो सेम है। दोनों का सेम था। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। चलो, व्हाट आर आईएनएस मिलिट्री अचीवमेंट, आईएनए ने क्या अचीव किया। ठीक है, मैंने आईएनए जो बनाया फालतू था, इससे कुछ फायदा भी हुआ, क्या हुआ। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 1 विराज रीड। The Battle of Imphal and Kohima. Although unsuccessful, these battles challenged British forces. पहली बार ब्रिटिश को डर लगने लगा कि इंडियंस लोग भी खतरनाक है, ये लोग भी हम लोग को मारेंगे। ठीक है, इतना आर्म्ड फोर्सेस जो आ गई और लड़ाई किए, तो ब्रिटिश को समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं स्पार्क है। ठीक है, और अब इंडियंस को छेड़ना सही नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2। Liberation of Andaman and Nicobar Islands, renamed as Shahid and Swaraj Islands. ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड, जो हम आज भी अंडमान निकोबार ही बोलते हैं, हम लोग का मैप पॉइंटिंग में भी गलत है, हम लोग को शाहिद एंड स्वराज बोलना चाहिए, क्योंकि हम लोग ने इसका नाम चेंज कर दिया था। इट वॉज नॉट अंडमान एंड निकोबार, इट वॉज शाहिद एंड स्वराज। जब सुभाष चंद्र बोस ने इसका कंट्रोल लिया तो उन्होंने नाम चेंज कर दिया था, पर आज भी पॉपुलर नाम अंडमान एंड निकोबार है। एंड वेरी सैडली हम लोग जब मैप पॉइंटिंग करते हैं ज्योग्राफी में, तो आज भी हम लोग को टीचर शहीद या स्वराज आइलैंड्स नहीं बोलता है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बोलता है ना। लेकिन ये ट्रिक क्वेश्चन हो सकता है कभी, अगर मार्क करने आ गया शाहिद एंड स्वराज आइलैंड मार्क कीजिए, तो आप लोग फंस जाइएगा। ठीक है, क्योंकि पॉपुलर नाम अंडमान एंड निकोबार है। ठीक है, चलो, हाउ डिड द आईएनए ट्रायल्स कंट्रीब्यूट टू इंडिया फ्रीडम मूवमेंट, पढ़ो उसको, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। The INA trials 1945 to 1946 stirred widespread nationalist sentiments and united Indians across political and social lines. Public outrage over the trials weakened British authorities and hastened Indians' independence. ना ये बात समझना बहुत जरूरी है, हम लोग को आजादी मिला 1947 में, और वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ 1945 में। तो 1945 में इंडियन नेशनल आर्मी का भी एंड हो गया। ठीक है, अब उसके ऑफिसर लोग का क्या हुआ, उनके ऑफिसर लोग को ब्रिटिश लोग ने पकड़ लिया। ठीक है, एक ऑफिसर जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो वहां से भाग गए। ठीक है, और रिपोर्टेडली वो जहां रहते तो उनका प्लेन क्रैश हो गया, वो एक तो अलग ही कहानी है। ठीक है, तो बहुत सारे इंडियन नेशनल के जो जो इसकी इंडियन नेशनल आर्मी के जो ऑफिसर लोग थे, फॉर एग्जांपल मोहन जी जो थे, उनको ब्रिटिशर लोग ने पकड़ लिया। ठीक है, अब क्या किया पकड़ के ब्रिटिशर लोग ने, ब्रिटिशर लोग ने पकड़ के बोला तुम लोग सब टेररिस्ट हो और तुम लोग सबको फांसी की सजा दी जाएगी। ठीक है, जब ये ट्रायल चल रहे थे तो क्या इंडियन पब्लिक खुश थी? तुमको लगता है इंडियन पब्लिक खुश होगी? नहीं, इंडियन पब्लिक बहुत गुस्सा थी, खास करके इंडियन नेवी। ठीक है, इंडियन नेवी जो थी वो बहुत खुश गुस्सा हो गई, और इंडियन नेवी ने ब्रिटिश के अगेंस्ट में उन्होंने भी क्या नाम है रिबेल कर दिया उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट में। ठीक है, माने पूरा इंडिया, जब सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है तो सबका धड़कन एक संग धड़क जाता है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस हमारे हीरो थे, और हमारे हीरो की बेइज्जती, हमारे हीरो का इंसल्ट हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, तो इंडियन नेशनल आर्मी के संग जब गलत हो रहा था, जब उनके ऑफिसर लोग को सजा दी जा रही थी, पूरा इंडिया एक होके खड़ा हो गया। यहां तक कि जो हमारी नेवी है, उन्होंने तो अटैक भी करने का सोच लिया कि हम लोग मारेंगे ब्रिटिशर्स लोग को। तो जब नेशनल सेंटीमेंट देखा ब्रिटिशर लोगों ने, उनको लगा कि भैया अब इंडिया से लड़ना आसान नहीं है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने हर बच्चे के अंदर इतना जोश भर दिया था, इतना मोटिवेशन भर दिया था, इतना नेशनलिज्म भर दिया था, इतना देश प्रेम भर दिया था, कि हर बच्चा बच्चा ये बोल रहा था कि अब हमको आजादी चाहिए। और ब्रिटिश को समझ में आ गया कि भैया अब हम इंडिया को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। एक और रीजन भी ये था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो लोग भी कमजोर हो गए थे, क्योंकि हिटलर ने बहुत मारा उनको, बहुत धोया हिटलर ने। ठीक है, हिटलर का तो जैसे मेरे को हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 1 में बताया उन्होंने ब्लंडर किया था, वर्ल्ड वॉर 2 में भी उन्होंने ब्लंडर किया था। ठीक है, तो इसी के लिए इंग्लैंड जीत गया, वरना इंग्लैंड नहीं जीतता। ठीक है, तो और वॉर में तो पैसा खर्चा होता ही है, तो उनका दोनों वॉर में इतना पैसा खर्च हो गया कि वो इंडिया से वॉर करने के पोजीशन में ही नहीं थे। ठीक है, इसी के लिए वो इंडिया को छोड़े नहीं, इंडिया को छोड़ के भाग गए। उन्होंने बोला कि अगर हम बेसी देर इंडिया में रहेंगे तो हम अपना ब्रिटेन भी खो देंगे, तो वो यहाँ से भाग गए। तो वन ऑफ द रीजन इंडिया को आजादी मिलने का ये भी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, अगर हिटलर नहीं होता तो वर्ल्ड वॉर नहीं होता, वर्ल्ड वॉर नहीं होता तो इंडिया को आजादी में और टाइम लग सकता था। ठीक है, लेकिन ये हम लोग को एग्जाम में नहीं लिखना, ये जनरल नॉलेज है। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, देश हर देशवासियों के अंदर में देश प्रेम भर दिया। ठीक है, समझ में आगे बात को। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है कि दोनों का ऑब्जेक्टिव क्यों सिमिलर है, फॉरवर्ड ब्लॉक इंडियन नेशनल आर्मी का, कि दोनों ही इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाना चाहते थे। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है सुभाष चंद्र बोस का,
इन्होंने रेवोल्यूशनाइज कर दिया, ठीक है। इन्होंने बहुत लोगों को इंस्पायर किया, बहुत लोगों को मोटिवेट किया, ठीक है। और इनका जो पॉलिसी था विजन फॉर फ्री इंडिया, ठीक है, इन्होंने बहुत सारे लोगों को फ्री करने का चेष्टा इन्होंने किया, ठीक है। अच्छा, मेजर चैलेंज क्या था इंडियन नेशनल आर्मी के? सबसे बड़ा तो चैलेंज इनके संग यही था कि ये लोग देश के बाहर थे, ठीक है। इनके पास खाने को नहीं था, पीने को नहीं था। इनको जापानीज लोग ने सामान तो दे दिया, वो मैंने मशीन गन दे दी, आर्मी दे दी, मैंने इनको मैंने युद्ध का सामान दे दिया, पर खाने पीने का सामान इन लोग के पास में नहीं था, ठीक है। और जहां इनको लड़ाई करनी थी वो माउंटेन एरिया था, तो इनका जो पहला ही टास्क था वो बहुत डिफिकल्ट है। कोहिमा वाला जो एरिया है वो बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। और इंडियन पॉपुलेशन भी इनको हेल्प नहीं कर रही थी, क्योंकि बहुत सारी इंडियन पॉपुलेशन अभी भी ब्रिटिश को ही हेल्प कर रही थी। उनको लग रहा था ब्रिटिश ही हमारा देश है, ठीक है। मैंने तो बताया ना, ब्रिटिश के अंदर में भी इंडियन आर्मी थी और पीओडब्ल्यू भी इंडियंस ही थे, तो इंडिया वर्सेस इंडिया हो रहा था, ठीक है। तो ये एक तो प्रॉब्लम था। समझ में आ गया आपको? मैं तुम लोग को जल्दी से एक बात और बता दूं बहुत अच्छे से, कि सुभाष चंद्र बोस पढ़ने में बहुत होशियार थे, ठीक है। उन्होंने सिविल सर्विस एग्जाम दिया था उस जमाने में, और उस एग्जाम में 4th आए थे वो, मालूम है, रैंक 4 आया उनका, ठीक है। लेकिन 4th रैंक आने के बाद उन्होंने बोला अंग्रेज को कि जा, तेरी नौकरी नहीं करूंगा, ठीक है, नहीं करना तेरी नौकरी। नाउ मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर नौकरी नहीं करनी थी तो एग्जाम क्यों दिया? एनी आइडिया? बताने के लिए कि इंडिया लोग कब नहीं। सर हाँ, फिर सब बोलो। सर क्योंकि इंडिपेंडेंस चाहिए था इसीलिए। नहीं नहीं, तो एग्जाम क्यों दिया? क्या बोल रहा था धीराज? सर की वही दिखाना था कि इंडियन लोग को तुम लोग की नौकरी का जरूरत नहीं और हम लोग आ सकते हैं, करेक्ट। इतना आगे आके भी तुम लोग को ठुकराते हैं। हाँ, उन्होंने एक तो स्टेटमेंट दिया, अगर वो एग्जाम नहीं देते तो अंग्रेज क्या बोलते हैं, क्रैक ही नहीं कर पाएगा, भाग गया डर के मारे, एग्जाम तो दे। तो उन्होंने एग्जाम दिया, एग्जाम को क्रैक किया, रैंक लाया, फिर बोला जा तेरी नौकरी नीचे बात। तो ये होता है एटीट्यूड, है ना। अरे एग्जाम ही नहीं देते तो लोग क्या बोलते हैं, कर ही नहीं सकते थे, हो ही नहीं सकता था, पर उन्होंने किया और फिर उन्होंने छोड़ दिया। तो वो महान आदमी है, ठीक है, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। और उनकी जो जर्नी अगर तुम लोग सुनेगा, कैसे उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। आज भी कैलकाटा में जहां हम लोग का वो है फोरम, जहां हम लोग का है, ठीक है, फोरम के सामने भवानीपुर कॉलेज के सामने तुम देखेगा उनका घर है, सुभाष चंद्र बोस का। उस घर के अंदर में उनको हाउस अरेस्ट कर लिया था। उस जमाने में वो आदमी उस घर से निकलकर पाकिस्तान से होता हुआ, अफगानिस्तान होता हुआ जर्मनी चला गया। सोचो क्या आदमी है ना। आज के जमाने में तुम जर्मनी चला जाए तो अलग बात है, उस जमाने में सोचो, अंग्रेज उसको उनको कैप्चर करके रखे होते हैं, वो चुपचाप से निकला, वहां से पाकिस्तान गया, वहां से अफगानिस्तान गया अगला, वहां से जर्मनी पहुंचा, हिटलर से मिला, एक तो टीम बना। उस जमाने में हिटलर वो लाइक नंबर 1 आदमी था वर्ल्ड दुनिया का, ठीक है। उससे मीटिंग करना और फिर अपनी आर्मी बनाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा कलेजा है, बहुत बड़ा सोच है। मैंने उनके ऊपर तो मूवी बना है, लेकिन पता नहीं क्यों मूवी के अंदर उन्होंने दिखाया नहीं ढंग से कि क्या लेजेंड था वो सुभाष चंद्र बोस। मैंने ऐसा आदमी नहीं होगा दुनिया में, एंड ऑल बिकॉज ऑफ लव फॉर द कंट्री। एक ही चीज था, देश के लिए प्यार, ठीक है। तो ग्रेट आदमी है, ठीक है। 23 जनवरी आ रहा है, हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। ये नोट्स हम लोग का बीबीए ऐप में अवेलेबल है, इसके नीचे तुम लोग देखेगा तो क्या नाम है, टेस्ट पेपर्स भी हैं, एमसीक्यूज भी हैं, सब कुछ है। तो ये टेस्ट पेपर, ये नोट्स अवेलेबल है, आप उसको ले लेंगे तो बहुत अच्छे से आपका पढ़ाई भी हो जाएगा, याद भी आपको अच्छे से हो जाएगा। ओके, अच्छा समझ में आ गया दोनों को? क्लियर? एक चैप्टर क्लियर हो गया आज और, ठीक है। चलो यस हाँ बाय सर। बाय। बाय, आई विल सी यू। हाँ, लीनियर भाई इक्वेशन कर लो, आई विल सी यू।